हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं फिर। और आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वह है इंटेलिजेंस या बुद्धि। बुद्धि सामान्य शब्दों में देखा जाए तो एक हमारी मानसिक योग्यता है, एक मेंटल एबिलिटी है जो हमें नई सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करने की या नई रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए रेडी करने की एक क्षमता प्रदान करती है, एक योग्यता प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बुद्धि एक वह मानसिक क्रिया है जो हमें किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने के लिए तैयार करती है। तो इंटेलिजेंस क्या है, किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है, मेंटल एज किस तरीके से निकाली जाती है, या आईक्यू जो होती है बुद्धि लब्धि, वो उसका मापन किस प्रकार किया जाता है, वो सारी बातें हम इस पर आज करेंगे। उससे पहले हम बुद्धि के सिद्धांत देखेंगे जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज हम टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं इंटेलिजेंस की। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि वास्तव में है क्या ये इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली एन एबिलिटी बट अ सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज। ऐसा नहीं है कि ये एक सिंगुलर फैक्टर है, ये एक ग्रुप है मेंटल एबिलिटीज का। अ सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज को हम इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए हमें तैयार करते हैं। ये एक सिंगल एंटिटी नहीं है बल्कि एक ग्रुप ऑफ मेंटल एबिलिटीज हम कह सकते हैं इसे। it is basically depends on heredity but environment has important role also। ये जो है हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटेलिजेंस किस पर डिपेंड करती है, आनुवंशिकता पर या वातावरण पर या दोनों पर। तो ये दोनों पर निर्भर करती है। जितना योगदान इसमें आनुवंशिकता का होता है उतना ही योगदान वातावरण का भी होता है, क्योंकि उपयुक्त वातावरण होने पर ही बुद्धि का विकास बहुत अच्छी तरह होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस हैज लिमिटेड डिपेंडेंस ऑन एज ऑल्सो। आयु पर इसका एक सीमित निर्भरता होती है क्योंकि एक निश्चित आयु तक ही बुद्धि का विकास होता है। और जैसे जैसे एज पर्टिकुलर एज तक हम पहुंच जाते हैं तो कंपैरेटिवली उस लेवल पर जाकर के बुद्धि का विकास उस स्पीड से नहीं होता जितना बचपन में से लेकर के युवावस्था तक होता है। उसका विकास धीमा हो जाता है, इवन बहुत धीमा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक या एक लिमिटेड एज तक जो है इंटेलिजेंस ग्रो करती है। इसके लिए कुछ डेफिनेशंस जो थी वो साइकोलॉजिस्ट ने दी। पहली डेफिनेशन जो है वो हम लेते हैं यहाँ पर स्टर्न की। स्टर्न ने बोला इंटेलिजेंस इज अ जनरल कैपेसिटी टू ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसली टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू रिक्वायरमेंटल सिचुएशन। यानी कि किसी भी नई परिस्थिति या किसी नई आवश्यकता के अनुसार स्वयं के विचारों को एडजस्ट करने की जो ये मानसिक योग्यता होती है वह हमारी बुद्धि कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी नवीन परिस्थिति में या किसी नवीन आवश्यकता होने पर हमारा विचार, हमारा मस्तिष्क जिस प्रकार उसके लिए रिएक्ट करता है, एडजस्ट करता है, हमारे चिंतन प्रक्रिया को उसी रूप में ढालता है, वो पूरी प्रक्रिया जिस मानसिक योग्यता के द्वारा या जिस मानसिक शक्ति के द्वारा पूर्ण की जाती है वह इंटेलिजेंस या बुद्धि कहलाती है। बकिंघम की डेफिनेशन देखें तो बकिंघम ने कहा इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। बुद्धि सीखने की योग्यता है। कोई व्यक्ति जितना सीख पाता है उतना बुद्धिशाली होगा, उनकी अकॉर्डिंग ये माना गया। थर्ड डेफिनेशन है बर्ट की डेफिनेशन। बर्ट ने बोला इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू अडॉप्ट द रिलेटिवली न्यू सिचुएशन। सेम कुछ स्टर्न जैसी डेफिनेशन है इनकी, बर्ट की। इन्होंने बोला कि नवीन वातावरण के साथ या नवीन परिस्थितियों के साथ में अडॉप्ट करने की या सामंजस्य बिठाने की, उनको ढालने की जो प्रक्रिया है या जो क्षमता है वो बुद्धि कहलाती है। टर्मन ने अपनी डेफिनेशन में बताया कि एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अगर कोई व्यक्ति जो है वो अमूर्त चिंतन करने में सक्षम है तो उसमें बुद्धि का विकास हुआ है, ऐसा माना जाता है। अमूर्त चिंतन किसे कहते हैं या अमूर्त जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, उस पर हम आगे बात करेंगे अभी। इसी के बाद एक और डेफिनेशन बर्ट की हम देख रहे हैं यहाँ ऊपर। उन्होंने जो हमने बात की वो नई सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करने की बात कही। दूसरी डेफिनेशन उन्होंने दी कि इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू जज वेल, टू कॉम्प्रीहेंड वेल एंड टू रीजन वेल। ये एक सिंपल डेफिनेशन है जिसमें पूरा इसका सार आ रहा है कि वास्तव में बुद्धि है क्या। बुद्धि सही निर्णय लेने की योग्यता है, बुद्धि किसी भी चीज को सही तरह से समायोजित करने की योग्यता है,
बुद्धि किसी चीज का कारण देने की योग्यता है। बर्ट ने अपनी डेफिनेशन इस प्रकार स्पष्ट की। अब देखते हैं इंटेलिजेंस की क्या विशेषताएं होती हैं, बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो बुद्धि की पहली विशेषता है इट इज इनहेरिटेंट एबिलिटी। ये हमारी जन्मजात एक योग्यता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तब से उसमें बुद्धि होती है और बुद्धि का विकास उसका एज बढ़ने के साथ साथ होता जाता है, जैसा हमने पहले देखा। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसमें बिल्कुल बुद्धि नहीं होती, तो हम ये मान सकते हैं क्योंकि जन्म से आने वाला एक गुण है। तो जो बुद्धि है वह एक इनहेरेंट एबिलिटी या जन्मजात योग्यता होती है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है इट इज अफेक्टेड बाय हेरिडिटी एनवायरमेंट बोथ। ये हम पहले देख चुके हैं, जितना अनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर उतना ही ज्यादा वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों के द्वारा प्रभावित होती है। थर्ड है इट इज एबिलिटी टू लर्न। ये सीखने की योग्यता है। मतलब इंटेलिजेंस उस व्यक्ति की ज्यादा मानी जाती है जो किसी भी चीज को सीखने के लिए रेडी रहता है या सीख पाता है बहुत अच्छे से, उसका इंटेलिजेंस का लेवल हाई माना जाता है। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है इंटेलिजेंस ए प्रिपेयर्ड पर्सन टू टैकल एडवर्स सिचुएशन। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए ये व्यक्ति को तैयार करती हैं। अगर हमारे सामने कोई भी अचानक विपरीत परिस्थिति आ गई जो अनफेवरेबल है, तो उस कंडीशन को किस प्रकार आप बाहर निकलोगे, उसके लिए जो प्रिपेयर करती हैं हमें या हमें उससे बाहर निकलने के जो रास्ते सुझाती है योग्यता, वो हमारी मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंटेलिजेंस एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये हमने बर्ट की डेफिनेशन में भी देखा था, टर्मन की डेफिनेशन में, कि एबिलिटी है एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की, अमूर्त चिंतन की। यानी जब हम किसी बात को बहुत गहराई में जाकर के सोचते हैं और उसमें अपने चिंतन मनन सभी स्तर को पर ध्यान में रखते हुए किसी बात पर चिंतन किया जाता है, सोचा जाता है, तो वो योग्यता हमारी बुद्धि कहलाती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है इट इंक्रीजेस फ्रॉम बर्थ टू मिड एडल्सेंस। यह जन्म से लेकर के मध्य किशोरावस्था तक इसका विकास तेजी से होता है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के मध्य किशोरावस्था तक तेजी से होता है, उसके बाद इसके विकास की गति कंपैरेटिवली स्लो हो जाती है। लास्ट फीचर है इंटेलिजेंस डेवलप्स पेशेंस। जब बुद्धि का विकास होता है तो उसके साथ साथ विवेक का या धैर्य का विकास भी होता है। तो हम उस व्यक्ति को इंटेलिजेंट कह सकते हैं जिस व्यक्ति के अंदर पर्याप्त धैर्य और विवेक है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है और सही निर्णय लेने की योग्यता रखता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है। तो बुद्धि हमें विवेक और धैर्य का विकास करने का गुण भी देती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की, कि कितने प्रकार की होती है बुद्धि। तो बेसिकली E.L. थॉर्नडाइक ने जो अपनी कैटेगरीज बांटी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बुद्धि को 3 मेन भाग में बांटा। पहले कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, तीसरा सोशल इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस या मूर्त बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो हमें दिखाई देती है, ऐसी बुद्धि जो हमें काम करने में दिखाई देती है या जिसको आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है, वह बुद्धि जो है वो मूर्त बुद्धि या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहलाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल इंटेलिजेंस। इसको मैकेनिकल इंटेलिजेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है वो कॉन्क्रीट चीजों से, मूर्त चीजों से, दिखाई देने वाली चीजों से संबंधित होती है। और ये जनरली इंजीनियर्स, ड्राइवर, ऑटोमोबाइल्स, इन सब कामों में जो काम वो करते हैं, जो वो तरीके या टेक्निक लगा करके किसी मैकेनिकल चीज को असेंबल करते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तब जो इंटेलिजेंस काम आती है वो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होती है। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का मतलब होता है इट इज एबिलिटी टू लर्न वर्ड, सिंबल्स, न्यूमरल्स। अब इसमें व्यक्ति शब्दों को या संकेतों को या कुछ संख्याओं को याद करता है, याद करने की उसकी एक योग्यता होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो मैकेनिकल वर्क्स नहीं करते, बल्कि उनका काम जो होता है वो कॉग्निटिव लेवल का होता है, सोच विचार का काम होता है, और वह विचारों में ही किसी भी समस्या का समाधान निकालने की या गहराई तक सोचने की योग्यता उनके अंदर होती है। ऐसे में मुख्यतः जो कहानीकार होते हैं या लेखक होते हैं या टीचर्स होते हैं, वो इसमें ज्यादा कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। थर्ड जो इंटेलिजेंस होती है वो सोशल इंटेलिजेंस होती है। सोशल इंटेलिजेंस नाम से ही पता चल रहा है, जो सोसाइटी में रहने के तौर तरीके बताती है या सोसाइटी में किस तरीके से डील करना है, कैसा बिहेवियर शो करना है, उन सब के बारे में जो इंटेलिजेंस हमें बताती है वो सोशल इंटेलिजेंस होती है। और ये बेसिकली लीडर, सोशल वर्कर जो सोसाइटी के बीच रहते हैं, जो लोग बाकी ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोसाइटी में,
उन लोगों के लिए ये काम आती है जो पब्लिक से डील करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ डील करते हैं। उन लोगों में सोशल इंटेलिजेंस होती है जो एक बड़े ग्रुप में अपनी बात को रख पाते हैं आसानी से। तो वो जो इंटेलिजेंस होती है वो सोशल इंटेलिजेंस होती है। तीनों इंटेलिजेंस एक ही पर्सन के अंदर हो, ये हो भी सकता है और ऐसा हो ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। सोशल इंटेलिजेंस उस व्यक्ति के अंदर होगी जो अपने विचारों को ग्रुप में रखने में या समूह के साथ शेयर करने में विश्वास रखता है और आसानी से कह पाता है, अपनी बात को समझा पाता है। तो उसमें सोशल इंटेलिजेंस का लेवल कंपैरेटिवली हाई होता है। जैसे लीडर्स होते हैं, अपने किसी भाषण को देते हैं, या टीचर्स क्लास में जो बच्चे को ग्रुप को पढ़ाते हैं, उन सब में सोशल इंटेलिजेंस का लेवल हाई होता है। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें कई सारी थ्योरीज दी गई हैं इंटेलिजेंस की। यहाँ हमने मुख्य जो भी सिद्धांत है उनके बारे में बात की है। पहला सिद्धांत जो है वो है वन फैक्टर या यूनिफैक्टर थ्योरी। इसे मोनार्कियल थ्योरी भी कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है वन फैक्टर, यानी इस थ्योरी के अंतर्गत ये माना गया कि जो बुद्धि है वो केवल एक कारक है, ओनली वन फैक्टर। यूनिफैक्टर थ्योरी माना गया और उस एक कारक के अंदर ही एक क्षमता होती है कि वो सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो बुद्धि को एक कारक के रूप में जिसमें माना गया, वो जो सिद्धांत था वो वन फैक्टर या एक तत्व सिद्धांत कहा जाता है। इसे अल्फ्रेड बिने ने दिया और इसका जो समर्थन था वो टर्मन, स्टर्न और एबिहेंस ने किया था। इसके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज अ सिंगल मोस्ट सेंट्रल पावर, जो हमने भी बात कही थी। इट इज अ सिंगल मोस्ट सेंट्रल पावर विच कंट्रोल्स ऑल मेंटल एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस। यह एकमात्र ऐसी केंद्रीय शक्ति है, मानसिक शक्ति है, जो विभिन्न मानसिक क्रियाओं को या गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसमें इंटेलिजेंस को किसी कैटेगरीज में या किसी पार्ट्स में डिवाइड नहीं माना गया, एज अ होल मान करके उसको स्टडी किया गया। दूसरी जो थ्योरी थी वो टू फैक्टर थ्योरी थी, जिसे स्पीयरमैन ने दिया। नाम से पता चल रहा है टू फैक्टर, यानी इसमें दो फैक्टर की बात की गई है। जहां इंटेलिजेंस जो है वो दो फैक्टर से मिलकर बनी हुई है, एक जी फैक्टर या जनरल फैक्टर और दूसरा एस फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर जो होता है वो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं जनरल फैक्टर जो होता है वो कॉमन होता है, जबकि स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर होता है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, या एक व्यक्ति के अंदर कई तरीके के एस फैक्टर भी हो सकते हैं। जैसे एक म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन के अंदर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है म्यूजिकल, एक स्पेसिफिक उसके अंदर औरों से अलग जो चीज बताती है। इंटेलिजेंस तो है उसमें कॉमन, वो बात तो है ही, यानी जी फैक्टर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसे जो औरों से अलग बनाती है इंटेलिजेंस, वो उसकी म्यूजिकल एक एबिलिटी है म्यूजिक को समझने की। तो ये जो फैक्टर है जो म्यूजिक को वो समझ पा रहा है, ये म्यूजिक के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कहलाती है, एस फैक्टर कहलाती है, यद्यपि उसके अंदर जी फैक्टर पहले से था। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि जी फैक्टर तो सभी व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है, लेकिन एस फैक्टर जो होता है वो वेरी करता है कि किस व्यक्ति में किस प्रकार का है। अगर एक व्यक्ति सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में तो उसमें जी फैक्टर होगा, लेकिन अगर एस फैक्टर किसी व्यक्ति के अंदर डोमिनेंट है तो एक पर्सन उसी पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा, जिस एरिया के वो एक्स फैक्टर जिससे रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर एस फैक्टर म्यूजिकल से रिलेटेड है, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है या म्यूजिक को समझने वाला व्यक्ति हो सकता है, यद्यपि उसके अंदर जी फैक्टर है। तो यहाँ बात जो है संक्षेप में बोलूँ तो टू फैक्टर थ्योरी बताती है कि दो फैक्टर में से जी फैक्टर जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है, एस फैक्टर होता है स्पेसिफिक फैक्टर होता है, और स्पेसिफिक फैक्टर जिसमें डोमिनेंट होता है वो व्यक्ति उसी क्षेत्र में ज्यादा उन्नति करता है। थर्ड जो थ्योरी है वो है थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी। नाम से पता चल रहा है मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसे थॉर्नडाइक ने दिया और उन्होंने बताया कि बुद्धि जो है केवल एक या दो तत्वों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि बुद्धि के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं जो मिले हुए रहते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसके, और जब जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो फैक्टर रिएक्ट करता है और हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपना डिसीजन ले पाते हैं। ही बिलीव्ड दैट देयर वाज नथिंग लाइक जनरल एबिलिटी या जनरल फैक्टर। उन्होंने बताया कि जनरल एबिलिटी या जनरल फैक्टर या जी फैक्टर कुछ नहीं होता। ईच मेंटल एक्टिविटी रिक्वायर्स एन एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज। डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज होती हैं, कई सारे छोटे छोटे सेट्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करते हैं, जो इंटेलिजेंस को निर्धारित करते हैं, और इन सबको उन्होंने 4 एट्रीब्यूट्स के अंदर डिवाइड किया। पहला एट्रीब्यूट था लेवल।
लेवल का मतलब हुआ इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ टास्क दैट कैन बी सॉल्व। लेवल में वो सारी चीजें आती है कि आप किस डिफिकल्टी लेवल का टास्क सॉल्व कर रहे हो। पहला जो इसका मल्टी फैक्टर थ्योरी में हम जिस एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, तो पहला जो है वो है लेवल, कि किस स्तर की आप कठिनाई का समाधान करने में सक्षम हो या कर पाओगे। दूसरा है रेंज। रेंज का मतलब हो गया इट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। किसी पर्टिकुलर कठिनाई के स्तर पर आप कितने संख्या में कार्य को संपादित कर सकते हो। रेंज जैसे 1 से लेकर के 10 तक या 1 से 5 तक, नंबर ऑफ टास्क कितने आप कंप्लीट कर सकते हो, वो रेंज कहलाती है कि इस व्यक्ति की रेंज इतनी है। यानी कि एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी पर हम कितने टास्क को पूरा कर सकते हैं, वो रेंज कहलाती है। दूसरा एरिया। एरिया मीन्स द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन एट ईच लेवल टू विच द इंडिविजुअल इज एबल टू रिस्पॉन्ड। नाम से पता चल रहा है एरिया का मतलब होता है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि जितनी भी सिचुएशंस बन रही हैं, टोटल नंबर ऑफ सिचुएशंस, जितनी भी सिचुएशंस हैं, उन सारे सिचुएशन में व्यक्ति कितनी सिचुएशन ऐसी है जिसमें रिस्पॉन्ड करने में एबल है। टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन जिसमें व्यक्ति जो है वो रिस्पॉन्स कर सकता है, किसी भी चीज के लिए रिएक्ट कर सकता है, वो नंबर ऑफ सिचुएशन जो है वो एरिया कहलाती है उसका। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे कोई व्यक्ति एक बार में 10 सिचुएशंस को टैकल कर सकता है। एक बार में उसके पास जो सिचुएशन आती है, 10 सिचुएशन या 12 सिचुएशन या जितनी भी सिचुएशन है, नंबर ऑफ सिचुएशन जितनी है, उनको टैकल कर सकता है, उनसे बाहर निकल सकता है, उनमें रिएक्ट कर सकता है, अपना रिस्पॉन्स दे सकता है, तो वो उसका एरिया होगा कि इसका एरिया जो है इंटेलिजेंस का वो इतना वास्ट है या इतना लिमिटेड है, वो हम ऐसे कह सकते हैं। फोर्थ जो एट्रीब्यूट है वो है स्पीड। स्पीड इज रिपिडिटी विथ विच वी कैन रिस्पॉन्ड टू द आइटम। स्पीड का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज के ऊपर हम कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ या कितनी तीव्रता के साथ कितनी जल्दी हम रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो हमारी स्पीड कहलाती है। तो थॉर्नडाइक ने जो मल्टी फैक्टर थ्योरी दी, इसमें डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होते हैं, जी फैक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती। और जो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड, इन सबसे रिलेट करते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करते हैं, पर्सन रिएक्ट कर पाता है। तो ये थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी थी। अगली थ्योरी जो है वो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि का समूह सिद्धांत। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी में थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो थी वो थॉर्नडाइक के थ्रू दी गई थी, जबकि ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो थी वो थर्स्टन के थ्रू दी गई थी। इसमें क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, जब आपसे समूह सिद्धांत पूछा जाता है या समूह कारक सिद्धांत पूछा जाता है तो वह थर्स्टन के द्वारा दिया गया था, और जब बहु कारक सिद्धांत पूछा जाता है तो वो थॉर्नडाइक ने दिया था। यहाँ बहु कारक और समूह कारक दो अलग अलग बातें, इन दोनों को क्लैश नहीं करना है हमें। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो लुइस लियोन थर्स्टन ने दी थी, और उन्होंने माना कि इंटेलिजेंस इज नाइदर डिटरमाइंड जी फैक्टर नॉर एस फैक्टर। उन्होंने बोला कि ना तो कोई जी फैक्टर या जनरल फैक्टर नाम की कोई चीज होती है, ना ही एस फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर नाम की चीज होती है। इट इज अ कंपोजिट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। जब इसके बजाय ना जी फैक्टर और एस फैक्टर तो होता ही नहीं है, बल्कि इसकी जगह हमारे अंदर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, और पीएमए जिनको इन्होंने नाम दिया। और ये जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं इनको इन्होंने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया, और इन्हीं पीएमएस के थ्रू हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो जो इन्होंने थर्स्टन ने अपनी ग्रुप फैक्टर थ्योरी में 7 डिस्टिंक्ट टाइप की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई, वो उनमें पहली थी इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है आगमन चिंतन या आगमन की चिंतन की योग्यता। इट इज एबिलिटी टू फाइंड रूल्स फॉर अ लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी। किसी भी चीज को लॉजिक के साथ रखना या नियम को खोजना, विभिन्न उदाहरणों के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे या किसी नियम तक पहुंचे, या किसी चीज को प्रूफ के साथ एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रूफ कर पाए, तो वो जो हमारी एबिलिटी होती है, मेंटल एबिलिटी, वो इंडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। इंडक्टिव रीजनिंग में इंडक्टिव या आगमन का मतलब होता है उदाहरण से निष्कर्ष की ओर जाना। तो ऐसा एबिलिटी जिसमें हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कोई रूल फाइंड करते हैं
या किसी चीज़ का लॉजिकली आंसर दे पाते हैं, वो इंडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। दूसरी पीएमए इन्होंने जो बताई वो थी मेमोरी। मेमोरी का मतलब हुआ द एबिलिटी टू मेमोराइज, नाम से ही पता चल रहा है याद करना। इट इज एबिलिटी टू मेमोराइज, ये याद करने की योग्यता है, रटने की या समझने की योग्यता है। एंड रिकॉल, रिकॉल का मतलब उसे फिर दोबारा से याद करना जब परिस्थिति वैसी आए, तो ये पुरानी दिमाग में जो हमारे है घटना उसको पुनः याद करना, वो जो है मेमोरी कहलाता है। इट इज एबिलिटी टू मेमोराइज इवेंट्स, इसमें इवेंट्स को, घटनाओं को या वर्ड्स को या मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को, डेट्स को, डेफिनेशंस को, इन सारी चीजों को मेमोराइज किया जाता है, याद रखा जाता है ब्रेन के अंदर। ये हमारी कैपेसिटी जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, वो मेमोरी है जो इंटेलिजेंस को बताती है। थर्ड उन्होंने बताई कि इंटेलिजेंस व्यक्ति के अंदर थर्ड जो एक प्राइमरी एबिलिटी होती है वो होती है न्यूमेरिकल एबिलिटी। नाम से पता चल रहा है, यानी नंबर्स से रिलेटेड है, संख्या से रिलेटेड है। द एबिलिटी टू सॉल्व अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, गणित की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने की योग्यता है। इट इज द एबिलिटी टू यूज नंबर्स विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, आप किसी भी गणित की संख्या को कितनी स्पीड के साथ में और कितनी बगैर किसी गलती के साथ में कंप्लीट कर पाते हो या उस काम को पूरा कर पाते हो, ये आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी के थ्रू होता है। टू कंप्यूट आंसर, आंसर्स को निकालना, कैलकुलेशंस करना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी के थ्रू होती हैं। फोर्थ जो इसमें प्राइमरी मेंटल एबिलिटी वो थी, वो परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड का मतलब हुआ द एबिलिटी टू विजुअलाइज डिटेल रैपिडली, यानी कि किसी भी चीज को, किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी घटना को परसेप्शन का आप कितना स्पीड के साथ कर रहे हो, कितना उसको ग्रहण कर पा रहे हो, आत्मसात कर पा रहे हो उस चीज को समझने के बाद में, वो आपकी जो योग्यता है, उसको विजुलाइज कितना कर रहे हो, वो जो योग्यता होती है वो हमारी परसेप्चुअल स्पीड कहलाती है। यानी कि किसी भी घटना या स्थिति को देखने के बाद आप उसमें से तथ्य को कितनी स्पीड के साथ ग्रहण कर पा रहे हो, वो परसेप्चुअल स्पीड कहलाती है। फिफ्थ जो है वो है स्पेशल रिलेशन। स्पेशल रिलेशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, ये जो होती है ये हमारी संबंधों को समझने की योग्यता है, या ऐसी योग्यता जिसमें हम विभिन्न प्रकार के संबंधों या रिलेशनशिप के बारे में समझते हैं या डिसीजन लेते हैं, वो हमारी स्पेशल रिलेशन इंटेलिजेंस होती है। द एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट डिफरेंट जियोमेट्रिक पैटर्न, फॉर्म्स, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट इन स्पेस एटसेट्रा। तो ये रिलेशनशिप जो होती है वो ह्यूमन बॉन्डिंग की भी हो सकती है, इसी के साथ साथ जियोमेट्रिक पैटर्न्स जो होते हैं वो किस तरीके से ज्योमेट्री की जो रेखा गणित की चीजें एक दूसरे के साथ मिली हुई रहती हैं या कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही हैं, या फिर इमेजिनरी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो, या कौन सी फॉर्म्स हैं जिनको हम इस स्पेस पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनके पर्टिकुलर इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, वो सारी चीजें जो देखी जाती हैं वो स्पेशल रिलेशन इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती हैं। सिक्स्थ जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी वो है हमारी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। नाम से पता चल रहा है वर्बल मतलब बोलने या शाब्दिक जो हमारी योग्यता होती है उससे संबंध होती है। इट इज एबिलिटी टू रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये पढ़ने की, समझने की योग्यता है। डिफाइन अंडरस्टैंड वर्ड, आप किसी शब्द को कितनी अच्छी तरह डिफाइन कर पाते हो, समझ पाते हो या व्यक्तियों को समझा पाते हो, उनकी योग्यता। कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज को या वर्बल रीजनिंग को, उन सबको कहकर या शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की जो योग्यता होती है वो वर्बल कॉम्प्रीहेंशन कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्बल कॉम्प्रीहेंशन मेंटल एबिलिटी वो एबिलिटी है जिसके थ्रू हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने संप्रत्यों को, अपने शब्दों को, उनको या तो पढ़ पाते हैं या बोल पाते हैं या शब्दों के माध्यम से प्रकट कर पाते हैं। लास्ट जो इन्होंने बताई 7th नंबर पे जो मेंटल एबिलिटी बताई उन्होंने, वो बताई प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में वर्ड फ्लुएंसी, यानी कि शब्दों को कितनी फ्लुएंटली आप यूज कर रहे हो। इट इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्ड्स रैपिडली, इसमें आप शब्दों को तेजी के साथ में प्रोड्यूस करते हो, जैसे टू यूज वर्ड क्विकली एंड फ्लुएंटली इन परफॉर्मिंग टास्क लाइक नेमिंग वर्ड्स, राइमिंग, सॉल्विंग क्रॉस वर्ड पजल्स। इन सारे के लिए वर्ड फ्रीक्वेंसी मतलब किसी भी पजल्स को सॉल्व करते समय या कविताएं बोलते समय या किसी पर्टिकुलर वर्ड को याद करते समय आप कितनी फ्लुएंसी के साथ या कितनी तेजी के साथ उसको बोल पा रहे हो, उस टास्क को कंप्लीट कर पा रहे हो,
वो आपकी वर्ड फ्लुएंसी के थ्रू होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी बात को कहते हैं तो हमारे पास में उचित शब्द होते हैं और कई बार हम अपनी बात को कह ही नहीं पाते। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास पर्याप्त शब्द होते हैं अपनी बात को कहने के लिए, उनके अंदर वर्ड फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है और वो उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को आसानी से समझा पाते हैं। तो ये 7 टाइप की जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या PMA जो नाम दिया इन्होंने, ये थर्स्टन ने बताई और इन सभी 7 को उन्होंने कंबाइंड रूप से जो बोला ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोला कि ये सब एक ग्रुप है और इस ग्रुप के थ्रू ही हमारी इंटेलिजेंस जो है वो डिटरमाइन होती है या काम करती है। ये थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। अब अगली थ्योरी जो आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो है गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। गिलफर्ड की जो थ्योरी है संक्रिया उत्पाद सिद्धांत इसको बोला जाता है। गिलफर्ड का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत में से बहुत प्रश्न आते हैं अक्सर। तो क्या है ये सिद्धांत और कैसे काम करता है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो गिलफर्ड ने जो अपना सिद्धांत बताया, इसको मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन पहले आपको बता दूं। उन्होंने ये ना G फैक्टर माना ना S फैक्टर माना। उन्होंने माना कि ये जो हमारी इंटेलिजेंस है वो कई सारी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का या मल्टीपल एक्टिविटीज का एक कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन को जो है वो हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसे जॉय पॉल गिलफर्ड ने 1897 में बताया था। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। हमारे पास बहुत सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती हैं। उन्होंने एक मॉडल दिया, एक 3D मॉडल दिया, जो इंटेलिजेंस का 3D मॉडल सबसे पहले दिया गया वो गिलफर्ड के द्वारा दिया गया और उन्होंने इस गिलफर्ड ने अपने मॉडल को एक क्यूब शेप में 3 डायमेंशंस में बताया। सबसे पहले उन्होंने अपनी इस थ्योरी के अंदर 120 मॉडल के अंदर 120 फैक्टर्स की बात की। उसके बाद उन्होंने इसको 180 तक जो है वो रिवाइज किया। अब वर्तमान में हम 180 फैक्टर्स तक की बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो इंटेलिजेंस में 180 तक हो सकते हैं, जबकि प्रारंभ में ये 120 लिए गए थे। In this structure of intellect model, all the mental abilities were organized along 3-dimensional framework. इस सिद्धांत के अनुसार जो सभी मानसिक क्रियाएं हैं वो 3D फ्रेमवर्क के द्वारा निर्धारित होती हैं और ये 3D फ्रेमवर्क में बेसिकली कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, ये 3 जो मेन फेसेस होते हैं। कंटेंट का मतलब विषय वस्तु, ऑपरेशंस का मतलब संक्रिया और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। इन तीनों के आधार पर एक 3D मॉडल जो बनाया गया गिलफर्ड के द्वारा, वो हमारा गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट कहलाता है। दिस मॉडल इज रिप्रेजेंटेड एज अ क्यूब। ये क्यूब या घन के रूप में बताया जाता है जिसमें तीनों डायमेंशंस जो होती हैं वो ऑक्यूपाई करती हैं। और इस हिसाब से हम देखते हैं तो हर एक के अंदर, जैसे कंटेंट डायमेंशन, या हमने कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट लिया है, तो कंटेंट डायमेंशन के अंदर अभी वर्तमान में 5 मेन जो एरियाज हैं और ऑपरेशंस के अंदर 6 मेन एरियाज को इसमें डिवाइड किया गया है और प्रोडक्ट्स को भी 6 मेन एरियाज में डिवाइड किया गया है। तो इस 3D स्ट्रक्चर को जब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कंटेंट के 5, प्रोडक्ट के 6 और ऑपरेशंस के 6, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 स्पेसिफिक एबिलिटीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा गिलफर्ड की थ्योरी में माना गया है। अब हम इनके अलग अलग स्टडी करते हैं कि कंटेंट क्या है, ऑपरेशन क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो कंटेंट डायमेंशन जो होती है, कंटेंट डायमेंशन इंक्लूड द ब्रॉड एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टू विच ह्यूमन इंटेलेक्ट, ऑपरेशन एंड अप्लाइड। Initially, these included only 4 categories. Later on, auditory and visual were separated, making it 5 content dimension. पहले जो कंटेंट या विषय वस्तु का जो आयाम था उसको 4 मेन एरिया में बांटा गया था, लेकिन बाद में उसमें विजुअल और ऑडिटरी को अलग अलग कर दिया गया और इस आधार पर अब वर्तमान में इसके 5 मेन डायमेंशंस जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं। वो जो 5 मेन डायमेंशन कंटेंट से रिलेटेड है, वो पहला है विजुअल। तो विजुअल के अंदर क्या आता है, इन्फॉर्मेशन परसीव थ्रू टू। नाम से पता चल रहा है विजुअल मतलब देखने से संबंधित। तो किसी चीज को देखने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो जो इमेज डेवलप होती है वो विजुअल के अंतर्गत आती है, वो विषय वस्तु विजुअल से रिलेटेड होती है। यानी कि किसी भी इमेज का निर्माण जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है वो किस तरीके से होगा, वो कंटेंट का एरिया होता है। या तो देखकर होगा तो आंखें अपना रोल प्ले करेंगी और ये जो है वो इसमें
रेटिना पर इमेज बनेगी, आंख के रेटिना पर इमेज बनती है और फिर हमें वो चीज दिखाई देती है। दूसरा ऑडिटरी, ये सुनने से संबंधित है। तो इंफॉर्मेशन परसीव्ड थ्रू हियरिंग, ये सुनने से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो इसके अंतर्गत आती है। और इसमें हमारे कान का, इनर ईयर का जो कॉक्लिया पोर्शन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी का साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है कॉक्लिया। तो इनर ईयर में पाया जाने वाला कॉक्लिया जो है वो ऑडिटरी से रिलेट करता है। थर्ड जो मेन इसका डायमेंशन है वो है सिंबॉलिक, नाम से पता चल रहा है प्रतीक से या प्रतीकात्मक या प्रतीकों या चिन्हों के माध्यम से जब हम किसी चीज को समझते हैं, या साइंस के माध्यम से हम किसी चीज को समझते हैं, तो वह हमारी सिंबॉलिक डायमेंशन के अंतर्गत आता है, जिसमें अरेबिक न्यूमेरिकल्स, न्यूमरल्स या फिर अल्फाबेट्स, म्यूजिकल, ये सारी चीजें आती हैं। फोर्थ है आपका सीमेंटिक। सीमेंटिक के अंदर वर्बल मीनिंग एंड आइडियाज आते हैं, यानी कॉन्क्रीट फॉर्म में आप जो भी बात कह रहे हो, शाब्दिक रूप में जो भी आप कह रहे हो, शब्दों के माध्यम से जो कहा जा रहा है वो आपका सीमेंटिक होता है। और फिफ्थ आता है बिहेवियरल। बिहेवियरल मतलब इंफॉर्मेशन परसीव्ड एज एक्ट और बिहेवियर ऑफ अ पीपल, किसी व्यक्ति के व्यवहार को देख करके या जैसी वो क्रियाएं कर रहा है उनको देख करके आप जो इन्फॉर्मेशन लेते हो वो बिहेवियरल के अंतर्गत आती हैं। तो कंटेंट डायमेंशन जो है बेसिकली उसमें पांचों चीजें वही आती हैं जो हमारी इंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों से संबंधित हैं। आंख से रिलेटेड है या देखने से रिलेटेड है तो वो विजुअल होगा, सुनने से रिलेटेड है तो कान के कॉक्लिया पार्ट से होगा, वो ऑडिटरी होगा, या हमारा थर्ड नंबर पे देखने से सिंबल्स या इन सारी चीज़ों को देख करके अगर हम किसी चीज़ को पता लगाते हैं तो वो सिंबॉलिक होगा। सीमेंटिक के अंदर हम शब्दों के माध्यम से अपनी बात को या विचारों को व्यक्त करते हैं। और बिहेवियरल में हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को देख करके उसके व्यवहार के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। अब बात आती है सेकंड डायमेंशन की, जो है ऑपरेशन डायमेंशन या संक्रिया का जो आयाम है या संक्रिया स्तर। संक्रिया स्तर बेसिकली जो है वो 6 भाग में यहाँ पर बांटा गया है। पहले से 5 भाग में बांटा गया था, लेकिन अब इसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है कॉग्निशन या संज्ञान। संज्ञान के अंतर्गत किसी भी चीज को समझना, उसका अर्थ निकालना, किसी नई चीज को खोजना या किसी इंफॉर्मेशन के बारे में अपने आप को जागरूक बनाना, ये सारी चीजें जो आती हैं वो कॉग्निशन या संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। संज्ञान हमारे मानसिक स्तर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या पहलू है जो हमारी समझने की जो क्षमता है उससे रिलेट करता है। तो वहाँ हमारे पास पहले जो डायमेंशन थी उसमें विषय वस्तु हमें मिली बाहर से, एनवायरनमेंट से, हमने कैसे ली, अब हम उस पर रिएक्ट कैसे करेंगे, ऑपरेशन क्या होगा। तो ये वही चीज हो गई जैसे कंप्यूटर में बात करते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट की, तो इनपुट के फॉर्म पर तो हमारी जो कंटेंट वाली चीजें हैं वो आ गई। अब ऑपरेशंस जो होते हैं वो हमारे प्रोसेस वे में होते हैं, तो कॉग्निशन लेवल पर चीजों को समझा जाता है। दूसरा मेमोरी रिकॉर्डिंग। मेमोरी रिकॉर्डिंग के अंदर जो होता है किसी भी चीज को एनकोड करते हैं, इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश की जाती है मेमोरी में, उस चीज को जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जो भी बात आप कह रहे हो उसको एनकोड कर लिया जाता है। थर्ड होता है मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी रिटेंशन का मतलब किसी भी बात को याद रखना कि आप जरूरत पड़े तो उसको रिकॉल कर पाओ, उसको पुनः याद करवाओ, उसका प्रत्यय स्मरण कर पाओ। तो वो जो एक पावर होती है वो हमारी थर्ड जो है वो मेमोरी रिटेंशन से संबंधित एस्पेक्ट है। ये सारी प्रोसेस से रिलेटेड चीजें हैं, इसके लिए हमने इसको ऑपरेशन डायमेंशन के अंदर रखा है। फोर्थ जो है वो है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन का मतलब हुआ, नाम से पता चल रहा है, डाइवर्जेंट का मतलब विभिन्न प्रकार का फैलाव, कितना फैल के आप कितने डिफरेंट तरीके से आप किसी चीज को सोच पा रहे हो या अपनी समस्या को समाधान करने के लिए कितने डिफरेंट टाइप के तरीके सोच पा रहे हो। तो इट इज द एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। नाम से पता चल गया किसी भी एक समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे हल को ढूंढना। अगर आपके अंदर ये योग्यता है तो उसका मतलब आपके अंदर डाइवर्जेंट प्रोडक्शन है, और ये क्रिएटिविटी के अंदर भी आती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनके अंदर डाइवर्जेंट प्रोडक्शन होता है वो सृजनात्मक लोग होते हैं, जो नई नई चीजों को खोजते हैं, क्योंकि वो किसी एक ही पक्ष पर नहीं सोचते, किसी एक समस्या के लिए कई सारे पक्षों पर सोचते हैं, इसलिए उनमें सृजनात्मकता का विकास ज्यादा होता है। फिफ्थ पे है कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन जो है इसका डाइवर्जेंट का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी सोल्यूशन तक पहुंचते हैं, किसी प्रॉब्लम के एक सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। द एबिलिटी टू डिड्यूस अ सिंगल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम,
इससे रूल बनाए जाते हैं, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है या प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि अगर हम केवल सोचते रहेंगे, किसी पर्टिकुलर चीज तक, डिसीजन तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो डाइवर्जेंट प्रोडक्शन के अंदर तो डिफरेंट आइडियाज आते हैं, और कन्वर्जेंट प्रोडक्शन के अंदर हम उन सबको असेंबल करते हुए एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं, या एक रूल तक पहुंचते हैं, एक थ्योरी तक पहुंचते हैं, और पर्टिकुलरली उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। 6th नंबर पे जो है वो है हमारी इवेल्युएशन या मूल्यांकन। इट इज एबिलिटी टू जज वेदर और नॉट इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और वैलिड। ये मूल्यांकन की योग्यता है, जो बताती है हमारी मानसिक योग्यता है, जो हमें ये बताती है कि जो सूचना हमें मिली है वो वास्तव में सही है या नहीं, वो वैलिड है या नहीं, वैध है या नहीं। इन सब के बारे में जिस मेंटल प्रोसेस के थ्रू पता चलता है वो इवेल्युएशन होती है। तो ऑपरेशनल डायमेंशन के अंदर बेसिकली ये 6 जो मेन एरियाज हैं, कॉग्निशन, मेमोरी, रिकॉर्डिंग। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी ब्रेन में, फिर उसको रिटेन करेंगे, फिर सोचेंगे, डिफरेंट टाइप के आइडियाज हमारे दिमाग में आएंगे, फिर हम एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, और अंत में हम निष्कर्ष निकाल करके देखेंगे कि वास्तव में वो चीज एक्यूरेट है या नहीं। तो ये ऑपरेशनल फेज के अंदर होता है। थर्ड आती है प्रोडक्ट डायमेंशन। ये थिंकिंग प्रोसेस यहाँ पर पूरा हुआ हमारा। अब वास्तव में प्रोडक्ट क्या आया, उत्पाद क्या बना, तो इसको भी ऑलरेडी हमने 6 कैटेगरी में देखा है। यहाँ पर जो इन्होंने गिलफर्ड ने इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया था प्रोडक्ट डायमेंशन को, या उत्पाद वाले स्तर को। उन्होंने बताया पहला होता है यूनिट। यूनिट का मतलब सिंगल आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी सूचना को अगर किसी एक विषय वस्तु या किसी एक तथ्य के माध्यम से देखा जाता है तो वो यूनिट कहलाता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अलग अलग कई सारी यूनिट्स हो सकती हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। तो सिंगल आइटम जो होता है इंफॉर्मेशन का वो यूनिट होता है। लेकिन अगर इन्हीं आइटम्स का एक सेट तैयार हो जाए या एक ग्रुप तैयार हो जाए तब हम इसे क्लासेस कहते हैं। जैसे क्लास का मतलब वर्ग होता है, उसमें बहुत सारे एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उसी तरह एक क्लास में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं यहाँ पर एट्रीब्यूट से रिलेटेड। थर्ड नंबर पे आता है रिलेशंस। रिलेशन रिप्रेजेंट अ कनेक्शन बिटवीन आइटम्स ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर यूनिट और क्लासेस के में जो भी हमारे पास आइटम्स आए हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली रिलेट है, नेगेटिवली रिलेट है, एनालॉगी रखते हैं, क्या सीक्वेंस है उनका, जो भी रिलेशनशिप है वो हमारे थर्ड स्टेप में आता है रिलेशंस के अंदर। अब फोर्थ नंबर पे आता है हमारा सिस्टम्स। सिस्टम्स का मतलब हुआ प्रक्रिया या प्रणाली। इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइटम और नेटवर्क विद इंटरेक्टिंग पार्ट्स। अब इस भाग के अंदर या इस श्रेणी के अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो आइटम्स थे इनके बीच में हमने रिलेशन भी देख लिया, सिंगल आइटम भी देख लिया, बहुत सारे आइटम का ग्रुप भी देख लिया, उनके बीच में रिलेशन भी देख लिया। उन सबको ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जाता है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइटम्स की बात करते हैं तब हम सिस्टम वाले पार्ट के अंदर होते हैं। अब ऑर्गेनाइज वे में भी ये चीज आ गया, लेकिन एज इट इज हमेशा ऐसा का ऐसा रहे ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरत के हिसाब से उसे ट्रांसफॉर्म भी किया जाएगा, रूपांतरण किया जाएगा किसी विषय वस्तु का। तो ट्रांसफॉर्मेशंस वाली जो फेज आती है, इस फेज के अंदर जो डिफरेंट टाइप के जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होते हैं, कन्वर्जेंस होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं नॉलेज के अंदर, यानी चेंज आता है, ट्रांसफॉर्म होती हैं चीजें। जो हमने पहले सीखा है उससे अब वर्तमान सीखने में चेंज आ जाता है। हम अपनी जो मेमोरी है या हमारी जो नॉलेज है उसको हम एनहांस करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, अलग अलग लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट पे आता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है लागू करना। तो जब हम किसी चीज़ को इतने सारे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म भी करना सीख गए, हम ऑर्गेनाइज करना भी सीख गए, तो हम उनका इम्प्लीकेशन भी जान जाते हैं। इस इम्प्लीकेशन के बेस पर प्रोडक्शन, इन्फ्रेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस और एंटिसिपेशन ऑफ नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो प्रत्येक कार्य है वो एक जो पर्सन का एक कार्य जो है वो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स के थ्रू डिसाइड होता है। और ये जो फैक्टर है ये बेसिकली 3 डायमेंशंस के अंदर डिवाइड होते हैं। ईच टास्क अकम्प्लिश्ड बाय अ पर्सन इंक्लूड्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट, मेंटल ऑपरेशन एंड द प्रोडक्ट। जो भी कार्य संपादित होता है वो एक विशिष्ट प्रकार के कंटेंट उसमें इन्वॉल्व होता है, विशिष्ट प्रकार की प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है और विशिष्ट प्रकार का जो है वो प्रोडक्ट बनता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर एक कार्य के लिए
डिफरेंट कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है कंटेंट सेम हो, मेंटल ऑपरेशन पहले से दूसरा हो जाए। डायग्राम से थ्रू मैं आपको बताऊंगी इसे। तो एज देयर आर 5 टाइप ऑफ कंटेंट, 6 टाइप ऑफ ऑपरेशन एंड 6 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, सो 180 एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास मेंटल एबिलिटी, डिस्टिंक्ट मेंटल एबिलिटीज आ जाती हैं। यहाँ पे जो टर्म लिया उन्होंने उसको डिस्टिंक्ट मेंटल एबिलिटीज बोला, क्योंकि ये 180 टाइप की होती हैं। डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कंटेंट में हमने देखा विजुअल, ऑडिटरी, सिंबलिक, सीमेंटिक और बिहेवियरल होते हैं। इसी तरह ऑपरेशंस में ये होते हैं और प्रोडक्ट्स में ये 6 होते हैं। तो विजुअल एक पर्टिकुलर विजुअल है तो विजुअल के साथ में ये यूनिट भी कनेक्ट हो सकता है, या क्लासेस भी हो सकता है, सिस्टम्स भी हो सकता है, या अगर हम ऑपरेशंस में देखें तो डाइवर्जेंट प्रोडक्शन भी हो सकता है, कन्वर्जेंट भी हो सकता है, या मेमोरी के लेवल की बात भी हो सकती है। तो एक चीज जो होती है, एक पर्टिकुलर टास्क जो होता है वो पर्टिकुलर टाइप के कंटेंट से रिलेट करता है, पर्टिकुलर टाइप के ऑपरेशन से रिलेट करता है और पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट से रिलेट करता है, और बाद में हमारे पास उस समस्या का समाधान हम निकाल पाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है गिलफर्ड की 3D स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें इन्होंने बेसिकली कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट के थ्रू इंटेलिजेंस को समझाने की बात की है। अब एक कैटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं। बहुत शॉर्ट में हम इसकी बात करने वाले हैं। कैटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में बेसिकली 2 तरीके की इंटेलिजेंस मानी गई है, एक फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस को इन्होंने GF माना है और क्रिस्टलाइन को इन्होंने GC माना है। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट या लॉजिकल थिंकिंग से रिलेट होती है। इसी में किसी भी प्रकार की प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं होती, यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम करते हैं, सोचने का हमारा जो अमूर्त चिंतन होता है वो इसके अंदर होता है, लॉजिक के साथ सोचा जाता है और बगैर किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर भी हम सोच सकते हैं, तो वो फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है। जबकि हम जब क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो जो है वो ये पास्ट लर्निंग या पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है और एक्वायर्ड होती है, क्योंकि पास्ट चीज जो है वो पहली प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड है ये। और जैसे जैसे GC या हमारी जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बढ़ती है एज के साथ साथ और एक्सपीरियंस के साथ साथ, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो जो प्रीवियस नॉलेज का लेवल है वो भी हाई होता जाएगा। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है और GC का लेवल भी बढ़ता चलता जाता है, क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस का लेवल बढ़ता चला जाता है। और जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो जब बच्चा छोटा होता है बचपन में जो है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस का लेवल हाई होता है, जबकि जैसे जैसे एज या एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे फ्लूइड इंटेलिजेंस का लेवल कम होता जाता है और GC या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। ये कैटल की इंटेलिजेंस थ्योरी है। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि वास्तव में इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है IQ के बारे में किसने बताया। तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के बारे में स्टर्न और कोहलमैन ने बताया 1912 में। कई बार क्वेश्चंस में बिने भी पूछा जाता है कि बिने ऑप्शन में होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में IQ के बारे में स्टर्न और कोहलमैन ने बताया 1912 में। और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया IQ निकालने का कि हमारी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100। मान लिया किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की मानसिक आयु तो 12 वर्ष की है और शारीरिक आयु केवल 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रख करके और कैलकुलेशन निकाल सकते हैं IQ की कि IQ का लेवल कितना होगा। और उसके बाद इस टेबल में से हम देख सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। मेंटल एज 12 होने का मतलब ये हुआ कि 10 साल का बच्चा अगर 12 साल के बच्चे के लेवल के, मेंटल लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है तो उसकी मेंटल एज 12 साल होगी। तो यहाँ मैंने जो एग्जांपल लिया है इसमें स्टूडेंट की मेंटल एज 12 साल है और जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है वो 10 साल है। इसके बेस पर हमने जो इसको कैलकुलेट करा तो इंटेलिजेंस 120 आई। और जब हम टेबल में देखते हैं तो इस टेबल में 120 इंटेलिजेंस जो होते है वो हमारी सुपीरियर है। तो ऐसी जो लोग होते हैं वो हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस माना जाता है 120 को। और बिलो जो है 70 से नीचे जो इंटेलिजेंस है वो मेंटली चैलेंज या रिटार्डेड पर्सन्स की होती है। और 130 से या उससे ऊपर की जो होती है वो ब्रिलियंट लोग होते हैं, वेरी सुपीरियर IQ माना गया है इसको। और एवरेज को हमने दिया है 90 से 109 तक के बीच का ग्रेड। तो ये एक टेबल है, इसमें से कई बार इन
आईक्यू रेंज के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है कि इस मान लिया 80 से 89 आईक्यू रेंज के बच्चे को आप किस कैटेगरी में रखोगे, तो हम इसको लो एवरेज वाली कैटेगरी में रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक में आपको इंटेलिजेंस से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट या थ्योरीज और आईक्यू के जो किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है और उसकी टेबल किस प्रकार बनी है, क्या उसका एक टेबल दिया गया है स्टर्न के थ्रू, वो आप समझे होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर किसी चैनल के साथ दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।